नमस्कार दोस्तों। कल हमने सीडीपी के कुछ टॉपिक्स को कवर किया। आज हम उसके आगे के टॉपिक्स को देखेंगे। एक बार देख लेते हैं आपने क्या क्या देखा कल। ठीक है, सीडीपी में आपने क्या क्या देखा, कहाँ तक हो गया था भाई? एरिक एरिक्सन। सबसे पहले अब यहाँ पे आते हैं, आपने एरिक एरिक्सन के बारे में पढ़ेंगे कि एरिक एरिक्सन ने क्या बताया। सबसे पहले तो देखो आप, एरिक एरिक्सन एरिक एरिक्सन ने साइको सोशल थ्योरी दी। अब ये याद रखना, साइको सोशल, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी है कि एरिक एरिक्सन ने थ्योरी किसकी दी? साइको सोशल थ्योरी दी। ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला एरिक्सन ने? कहा लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी। तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया? लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी। तो आपके पास देखो, एरिक्सन की जो थ्योरी है उसको आप क्या बोल सकते हो? साइको सोशल थ्योरी और लाइफ स्पैन थ्योरी। ठीक है। उसने इसके 8 स्टेजेस दी। स्टेजेस किस प्रकार का भाई? देखो एक बार थोड़ा सा इन चीजों को देखना, ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट। अब आप ये चीजें पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, याद करने में दिक्कत होगी, सर कैसे याद करें। देखो, आपका कहीं पे विश्वास है और वो विश्वास टूटता है तो आपके ऊपर क्या, आपका उसके ऊपर क्या हो गया? अविश्वास। ठीक है। तो उसने इसी प्रकार बताया है कि यदि आप कुछ करना चाहते थे, वो आपके साथ नहीं हुआ, तो आप उसके बाद आपके मन में या आपके जो अंदर है क्या फीलिंग्स आएंगी। ठीक है। अब इसने पहली स्टेज किसकी बताई, देखो एक बार, ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट। आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हो, मान लो छोटा बच्चा है, ये स्टार्टिंग से है कि मान लो बच्चा छोटा है तो वो क्या करेगा। तो देखो, बच्चे के पास ट्रस्ट करने के अलावा कुछ भी नहीं रहता। बच्चा ट्रस्ट यही कर सकता है, यदि उसको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं हुआ तो वो आप पे क्या करेगा? मिसट्रस्ट, मतलब विश्वास नहीं होगा। इस स्टेज को क्या करेगी? इन्फेंसी। 0 से 2 साल की होती है। वर्च्यू, इसका वर्च्यू क्या रहेगा आपके पास? होप। ठीक है। उसके बाद ऑटोनोमी एंड सेम। ऑटोनोमी का मतलब है कि इस इस एज में बच्चा क्या करेगा, आपके पास किसी भी काम को खुद करने की कोशिश करेगा कि भाई स्टार्ट, खुद स्टार्ट मतलब खुद से करने की। आप बोलोगे ये काम, तो वो बच्चा किसी भी काम, आप कुछ भी काम कर रहे हो या आपने उसने किसी को काम करते हुए देखा, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? बच्चा खुद से उस काम को करने की कोशिश करेगा। यदि वो उस काम को नहीं कर पाता है तो उसके मन में क्या आएगा भाई? सेम। सेम मतलब आपके अपने ऊपर शर्म। ठीक है, कि भाई मैं ये काम नहीं कर पाया। ये कौन सी स्टेज होती है, कौन किस एज के अंदर होता है? अर्ली चाइल्डहुड के अंदर। अर्ली चाइल्डहुड की एज कहाँ से कहाँ तक मानी गई है? एरिक एरिक्सन ने मानी है 2 से 3 साल अर्ली चाइल्डहुड की। अब हमने डेवलपमेंट की स्टेजेस बढ़ी थी, उसमें अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज आपसे आपकी कहाँ से कहाँ तक थी? 2 से 6। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक थी? उसमें 2 से 6 तक थी। अब इन चीजों को इंटर रिलेट मत कर देना कि भाई ये आपस में कभी इसका घोड़ मोड़ करके एक ही चीज बना दूं। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा कि भाई एरिक एरिक्सन ने जो अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज है 2 से 3 साल की मानी है, इसके अंदर बच्चा क्या करने की कोशिश करता है? ऑटोनोमी। ठीक है, खुद से किसी कार्य को करने की कोशिश करता है, फिर उसके मन में क्या आती है? शर्म। ठीक है। और इसके अंदर वर्च्यू डेवलप होता है किसका? विल का। मतलब विल का मतलब होता है इच्छा किसी काम को करने की। ठीक है। थर्ड स्टेज इसने क्या किसकी बताई भाई? इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अब कोई काम करते हुए वे देख रहा है या किसी को भी वो काम करते हुए देख रहा है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? इनिशिएट करने की कोशिश करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भी काम को वो पहले खुद, मतलब शुरुआत वो खुद करने की कोशिश करेगा। मान लो आप उसने अपनी दादी को देखा, फादर को देखा या मदर को देखा, वो कुछ काम कर रहे हैं, तो वो उनसे पहले जाके कि नहीं ये काम तो मैं करूंगा, आप रहने दो। तो जब वो ये करने की कोशिश करता है, इनिशिएट करने की कोशिश करता है या शुरुआत करने की कोशिश करता है, और यदि शुरुआत करता है तो ठीक है, यदि नहीं हो पाती उससे, यदि वो उस काम को नहीं कर पाता तो उसके मन में गिल्ट उत्पन्न होगी। ठीक है। गिल्ट का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास? घृणा। घृणा हो जाएगी उसके मुंह में, भाई घृणा की भावना आ जाएगी। ये आपके पास किस एज के अंदर होगा? प्री स्कूल एज। बच्चा 3 से 5 5 साल तक भाई पहले
नहीं जाता है। प्री स्कूल एज इसलिए बोला है कि 3 से 5 साल का बच्चा क्या जाएगा, प्ले स्कूल में जाएगा, तो ये इसकी प्री स्कूल एज होती है। ठीक है, स्कूलिंग हम वास्तव में माने तो फर्स्ट क्लास से मानते हैं, फर्स्ट टू ट्वेल्थ। तो जैसे वो एलकेजी यूकेजी में है तो भी वो उसका प्री ही स्कूल एज है कि वो अभी स्कूल में नहीं है। ठीक है, उसके बाद उसका वर्चू किस चीज का डेवलप होगा, पर्पज का। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्री का मतलब आपके पास क्या होता है भाई, इंडस्ट्री का मतलब होता है, इंडस्ट्री से मतलब है परिश्रम। ठीक है, आगे वो किसी काम को करना चाहता है। ठीक है भाई, मान लो मैं कहता हूँ कि आई हैव कैपिटेंस टू डू दैट वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूँ, इस कार्य को कर सकता हूँ। आई हैव कैपेबिलिटी टू डू दिस वर्क और टू लर्न समथिंग। तो इंडस्ट्री का मतलब होता है कि वह परिश्रम करने की कोशिश करता है, यदि वो परिश्रम में विफल होता है तो उसके मन में इंफेरिटी की भावना आती है। मतलब इंफेरिटी का मतलब होता है हीनता। ठीक है, हीनता की भावना उसके मन में उत्पन्न होती है कि भाई नहीं, मेरे से ये काम नहीं हुआ। ठीक है, तो थोड़ा अपने मन के अंदर उसके हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है। ये आपकी किस एज के अंदर होता है, स्कूल एज के अंदर, जब बच्चा स्कूल जाने लग जाता है। उसकी एज ग्रुप 6 से 11। अब 6 से देखो, 3 से 5 तक तो हमने प्री स्कूल एज मानी, 6 से 11 स्कूल एज मानी। भाई क्यों मानी आप बोलोगे, तो अकॉर्डिंग टू एनईपी, आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, उसके अंदर आप कंपलसरी कर दिया भाई 3 से 6 साल तक बाल वाटिका का समय है। 3 से 6 साल बाल वाटिका के, बाल वाटिका का मतलब होता है प्ले स्कूल। ठीक है, प्ले स्कूल का मतलब क्या हो गया कि 3 साल का बच्चा आप यदि डाल रहे हो तो उसको प्ले स्कूल में डालोगे। बाल वाटिका की होती है उसकी, उसके अंदर 1 साल तो उसकी प्ले स्कूल की हो जाएगी, फिर तुम्हारी एलकेजी यूकेजी होती है उसके अंदर। ठीक है, ये हो गई। मतलब 6 साल का बच्चा ही अब आप फर्स्ट क्लास के अंदर बैठा सकते हो, उसने ये कहा एनईपी के अकॉर्डिंग। इसलिए हमने 6 से 11 साल को क्या माना, स्कूल एज माना। इसमें वर्चू किसका डेवलप होता है, कॉम्पिटेंस का वर्चू डेवलप होगा उसका। ठीक है, उसके बाद आपके पास फिफ्थ क्या है, आइडेंटिटी एंड रोल। भाई अब बच्चे की उम्र आपके पास 12 से 18 है, वो किशोर अवस्था के अंदर जा चुका है। मतलब उसकी एज कौन सी आ गई, तो एडोलेसेंस की एज आएगी। 12 से 18 का हो गया। अब सबसे मेन बात है, एडोलेसेंस शब्द आया है, एडोलेसेंस शब्द आया है, तो अब मेरे को ये बताओ, पीछे आपने कल पढ़ा था एडोलेसेंस शब्द है, इसके फादर कौन है, फादर ऑफ एडोलेसेंस। कल ही बताया था आपको, स्टेनली हॉल। भाई पीछे की चीजों को याद करते हुए चले। स्टेनली हॉल, स्टेनली हॉल को क्या माना है, एडोलेसेंस के फादर माना है, और एडोलेसेंस के ऊपर फर्स्ट बुक भी स्टेनली हॉल ने दी थी। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर आइडेंटिटी एंड रोल का मतलब क्या है, आइडेंटिटी और रोल का आपके पास मतलब क्या है। आइडेंटिटी का मतलब तो समझते हो गया, पहचान, पहचान। अब पहचान, इस एज के अंदर बच्चा अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है। मतलब यदि बन गई तो बी हैप्पी, यदि वह उस पहचान को बनाने में विफल होता है तो उसके बाद वर्सेज है। ये वीएस का मतलब आपके पास क्या है, वर्सेज। अब आइडेंटिटी बनाने में यदि वो सफल हो गया तो ठीक है, यदि वो पहचान बनाने में सफल नहीं होता है तो उसके मन में क्या भावनाएं आएंगी, भूमिका भ्रम। ठीक है, भ्रम। अब रोल का मतलब क्या होगा, भूमिका। ठीक है, भूमिका। और कंफ्यूजन आएगा यहाँ पे आपके पास, रोल कंफ्यूजन। ठीक है, थोड़ा सा ये आप एडजस्ट कर लेना या इसको रीराइट कर लेना यहाँ पे, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। इसका मतलब यदि वो पहचान बनाने में सफल हुआ तो ठीक है, यदि नहीं हुआ, वर्सेस मतलब यदि वो पहचान बनाने में सफल नहीं होता है तो उसके मन में क्या भावनाएं आएंगी, रोल कंफ्यूजन। ठीक है, मतलब भूमिका भ्रम की, भाई मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मेरी क्या भूमिका है, यदि मैं यही नहीं कर पा रहा तो मैं क्या करूंगा। तो उसके मन में रोल कंफ्यूजन की भावना आएगी। वो आपकी एज कौन सी हो जाएगी, एडोलेसेंस। ठीक है, उम्र कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 12 से 18। वर्चू क्या डेवलप होगा, फिडिलिटी का वर्चू डेवलप होगा। ठीक है, उसके बाद इंटीमेसी, सिक्स स्टेज क्या है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अब इंटीमेसी का मतलब होता है आत्मीयता और आइसोलेशन का मतलब होता है अलगाव। ठीक है,
आत्मीयता और अलगाव। अब इंटीमेट आप भाई जब एक टीचर की तैयारी कर रहे हो तो आपको अच्छे से पता होगा इंटीमेट मतलब क्या होता है। ठीक है, मतलब भोग क्रिया। इस वक्त वो प्यार मोहब्बत के अंदर गिरेगा। इंटीमेट का मतलब किसी से सच्चा प्यार वगैरह। एंड आइसोलेशन, ठीक है, शादी वगैरह। मान लो इस एज के अंदर आपकी, देखो जो एज है आपकी, जो सिक्स स्टेज के अंदर आपकी एज है वो 19 से 40 साल की है, और आपकी स्टेज कौन सी हो जाएगी, एज ग्रुप कौन सा हो जाएगा, यंग अडल्टहुड। तो इस वक्त बच्चे की शादी हो चुकी होती है, उसी के ऊपर बताया कि इंटीमेट मतलब, अब देखो तुम प्यार करते हो, तुम्हारी होगी जीएफ, इसका प्यार मोहब्बत से मतलब अपनी वाइफ से है कि भाई शादी होने के बाद वो उससे प्यार मोहब्बत करेगा। ठीक है, प्यार मोहब्बत से है, इंटीमेट होगा उसके साथ। यदि वो इस कार्य में भी विफल होता है तो उसका मतलब आएगा अलगाव। मतलब आप किसी के साथ, मान लो उसकी कोई जीएफ रही होगी, ठीक है, घर वालों ने शादी करा दी, अब वो उसको वो प्यार मोहब्बत दे नहीं पा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो उसके मन में आइसोलेशन की भावना लगाओ कि होगी कि भाई मैं तो परेशान हुई, मैं इसको क्यों परेशान कर रहा हूँ, कि मैं इसको वो प्यार प्रेम मोहब्बत या जो भी चीजें हैं मैं इसके साथ कर ही नहीं पा रहा। तो ये स्टेज वो होती है इंटीमेशन आइसोलेशन की। ठीक है, और ये आपकी 19 से 40 के अंदर होती है, और इसके अंदर आपकी वर्चू डेवलप होता है लव का। ठीक है, उसके बाद सेवन स्टेज आती है आपकी जनरेटिविटी की, और वर्सेस स्टेगेशन। ठीक है, जनरेटिविटी का मतलब होता है आपके पास उत्पादकता। ठीक है, और स्टेजेशन का मतलब होता है आपके पास स्थिरता। ठीक है, ये एज ग्रुप होती है आपकी मिडल अडल्टहुड। ठीक है, और आपकी जो बेसिक टाइम पीरियड होता है 40 से 65 साल का, और वर्चू डेवलप होता है केयर का। अब आप केवल ये समझे जनरेटिविटी वर्सेस स्टेगेशन है क्या, क्योंकि थोड़ा सा आपको इस चीज में मदद मिलेगी, याद करोगे तो। जनरेटिविटी का मतलब होता है उत्पादकता। ठीक है, अब मान लो ये उसका प्यार मोहब्बत जो है वो सही है, ठीक है, तो वो उनके लिए कुछ करना चाहेगा, जीवन में कुछ कमाना चाहेगा। अब कमा क्या सकता है, पैसे भाई, वो उन हर उस चीज को उनके लिए लाके दे सके। ठीक है, और यदि वो पैसे कमाने में विफल होता है तो उसके मन में भावना आ जाएगी स्थिरता की, कि तुमने क्या किया। ठीक है, तुम जब बेसिक नीड्स को कमाने के लिए, जो आपकी बेसिक नीड्स हैं जिसकी आपको जरूरत है, ठीक है, उसको पाने में विफल हो गए या उनको पाना चाहेगा। अब जरूरत किसकी होती है जीवन यापन के लिए, पैसे की होती है, साधनों की होती है। साधन किससे आएंगे, पैसे से आएंगे। जब आप उत्पादक मतलब आप जब पैसे कमा ही नहीं पाओगे तो आपके मन में दूसरी भावना किसकी उत्पन्न होगी, स्टेगनेशन की भावना। एर्थ आपके पास क्या आ जाता है भाई, एट स्टेज आपकी क्या है, इगो इंटीग्रिटी। ठीक है, इगो इंटीग्रिटी का मतलब होता है ईमानदारी। ठीक है, और ये होता है वर्सेस डिस्पेयर। अब ये स्टेज आप कौन से मानोगे, मान लो ये स्टेज वो स्टेज होती है जैसे अपन बोल नहीं देते हैं कि भाई एक पाव कब्र में है और एक यहाँ पे, तो वो वाली बात होगी जब बंदा अपनी लास्ट स्टेज के ऊपर होता है, मतलब डेथ पॉइंट पे होता है, और वो जब अपने पीछे मुड़ के देखता है कि वो जीवन में ट्रस्ट, ऑटोनॉमी, इंटीग्रिटी, इंडस्ट्री, आइडेंटिटी, मतलब अपनी पहचान बनाने में या जीवन में उसको जो चीज पाए करने की कोशिश की, या जो चीज वो पाना चाहता था अपने जीवन में, यदि वो चीजें उसने अपने जीवन में पा ली तो उसके मन में ईगो इंटीग्रिटी की भावना उत्पन्न होगी। मतलब उस ईगो इंटीग्रिटी का मतलब होता है ईमानदारी, और डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा। तो ईगो इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि उसके मन में वो भावना उत्पन्न होगी, वो खुश होगा उन चीजों को सोच के कि भाई मेरे को जीवन में जो चीज चाहिए था, प्यार चाहिए था, वह प्यार मिला, जहाँ पैसा चाहिए वह पैसा मिला, जहाँ पहचान बनानी थी वहां मैंने पहचान बनाई, जहाँ मेरे को काम करने की आवश्यकता थी मैंने वहां काम किया। ठीक है, जब वो उस अपने जीवन को पीछे मुड़ के देखता है तो उसको खुशी महसूस होती है, तो वो है वो इंटीग्रिटी, मतलब एक ईमानदारी की भावना आती है कि हाँ मैंने ये सब चीज की। डिस्पेयर का मतलब आपके पास होता है निराशा। जब वो उन चीजों को पीछे मुड़ के देखता है, और भाई जब ना ही वो पहचान बनाने में
रहा, ना ही वो किसी के साथ प्यार बनाने में रहा, ठीक है, ना वो पैसे का माना, भाई ना ही उसने अपने जीवन में उस मुकाम को हासिल किया जिसको वो पाना चाहता था, या मतलब जो पैसे कमाने वाली है, ना ही उसने पैसे कमाए, तो उसके मन में भावना किसकी उत्पन्न होगी? उसके मन में भावना उत्पन्न होगी डिस्पेयर। डिस्पेयर मतलब होता है निराशा, निराशा की भावना होगी, ठीक है। क्राइसिस एजिस क्या होगी इसकी? मैच्योरिटी, ठीक है। और एज बेसिक पीरियड क्या हो जाएगा? 65 टू डेथ, मैंने बता ही दिया था ये तो आपको। और वर्च्यू डेवलप होगा विजडम का। अब ये रही बात इनकी। अब 8 के 8 आपको याद करने हैं, कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये जो आपके शुरुआत के 5 है इनको याद कर लेना, इनको कन्फर्म पक्का याद कर लेना भाई, क्योंकि तुम पढ़ रहे हो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी, ठीक है। तो बच्चा हमारे यहाँ गर्भ अवस्था के बाद से मतलब 0 से 18 साल तक के कोई बच्चा माना है जाता है, उसके बाद वो अडल्ट की कैटेगरी में शामिल हो जाता है, ठीक है। ADULT अडल्ट की कैटेगरी में शामिल हो जाता है। तो बच्चे जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो उसमें चांसेस यही है 12 से 18, और जितने आपके पीछे के सैंपल पेपर दिखे हैं उसके अंदर मोस्टली क्वेश्चन भी आपके यहीं से पूछे गए हैं, ठीक है। आगे हम अगला आपके पास है ब्रोनोफेन-ब्रिनर की थ्योरी, ठीक है। अब देखो जो आपके ब्रोनोफेन-ब्रिनर है, अभी याद कर लेना, इन्होंने इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी दी। अब आपके पास एरिक एरिक्सन की पूछूं तो साइको सोशल थ्योरी दी है, ठीक है। एरिक एरिक्सन ने साइको सोशल थ्योरी दी है, और ब्रोनफेन-ब्रिनर ने आपको किसकी थ्योरी दी? इकोलॉजिकल सिस्टम की थ्योरी दी है, ठीक है। उसके बाद इसको हम बायोलॉजिकल इकोलॉजिकल मॉडल भी कहते हैं। कब दिया उन्होंने? भाई मेन मॉडल आप इसको सेकंड नेम भी डाल सकते हो, ठीक है। बायो इकोलॉजिकल मॉडल भी कहते हैं किसको? इकोलॉजिकल सिस्टम को ही बायो इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। कब दिया उसने? 1979 में दिया, ठीक है। और दोबारा उसको रिवाइज किया 1994 में। इन्होंने भी 5 इसके पॉइंट्स दिए बायो इकोलॉजिकल सिस्टम के। पहला आपका क्या है? फर्स्ट आपका हो जाएगा माइक्रो सिस्टम, ठीक है। उसने माइक्रो सिस्टम के बारे में बताया। अब माइक्रो सिस्टम क्या होता है आपका? द इमीडिएट इन्वायरमेंट दैट अफेक्ट द चाइल्ड। जो इमीडिएट का मतलब क्या होता है आपके पास? जो उसके पास है, बिल्कुल जो उसके पास है वो इन्वायरमेंट जब बच्चे को इफेक्ट करता है तो वो माइक्रो सिस्टम के अंदर आता है। जैसे आप इसके अंदर इसने बताया कि फैमिली, पीयर्स मतलब यार दोस्त, और जो टीचर हैं, जब वो बच्चे को इफेक्ट करते हैं तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम इकोलॉजिकल के अंदर आएगा आपके पास, ठीक है। सेकंड जो ब्रोफेन-ब्रिनर ने दिया वो क्या दिया आपके पास? मीसो सिस्टम। मीसो सिस्टम का मतलब क्या होता है आपके पास? कनेक्शंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन द माइक्रो सिस्टम। अब आपने जो माइक्रो सिस्टम पढ़ा, माइक्रो सिस्टम में बच्चे को इफेक्ट कौन कौन कर रहे थे? एक तो फैमिली मेंबर्स कर रहे थे, टीचर्स कर रहे थे, ठीक है, या पीयर्स मतलब जो उसके निजी पास के लोग हैं वो उसको अफेक्ट कर रहे थे। उसके अंदर फैमिली मेंबर्स में पेरेंट्स भी आ गए, दादा दादी, मदर फादर सब आ गए उसके अंदर, जो उसके उसको इमीडिएट इन्वायरमेंट जहाँ वो रह रहा है, चाचा ताऊ, ये उसको इफेक्ट कर रहे हैं। जब ये लोग उनको इफेक्ट करते हैं बच्चे को, तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका माइक्रो सिस्टम का पार्ट हो जाएगा। मीजो सिस्टम का क्या हो जाएगा कि कनेक्शंस एंड रिलेशन बिटवीन द माइक्रो सिस्टम्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका रिलेशन है माइक्रो सिस्टम्स के साथ, मतलब फैमिली मेंबर्स के साथ, टीचर्स के साथ या दोस्तों के साथ, वो रिश्ता आपको परेशान करे, या वो जो रिलेशन है, वो संबंध है, वो जब बच्चे को परेशान करते हैं, या उनसे जो संबंध है, किनसे? फैमिली मेंबर से या टीचर से, जब वो आपको अफेक्ट करने लग जाते हैं, उनके साथ जो रिलेशन है
कि देख मैं तेरा फादर हूँ इसलिए तेरे को ये करना पड़ेगा, मैं तेरी मदर हूँ इसलिए आपको ये करना पड़ेगा। तो ये क्या है, देखो वो तो पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स अफेक्ट कर रहे हैं भाई, पेरेंट्स तो जहाँ पे रह रहे हैं भाई आपको ये करना है वो करना है, वो अफेक्ट कर रहे हैं बच्चों को ऊंची आवाज में बोलना, तो ठीक है। टीचर का बच्चे को हुमिलेट करना क्लास के अंदर खड़ा करके, ये इफेक्ट कर रहे हैं, तो आपका माइक्रो सिस्टम का पार्ट होगा। मीजो का मतलब जो उनसे संबंध है, जब वो संबंध बच्चे को अफेक्ट करते हैं कि आई एम योर फादर सो यू हैव टू रिस्पेक्ट मी, दिस इज योर ग्रैंड मदर सो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट हर, ठीक है। या टीचर्स कह रहे हैं वी आर योर टीचर्स सो यू शुड रिस्पेक्ट अस, तुम्हें हमारी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो वो जब कनेक्शंस या रिलेशंस जब आपको अफेक्ट करने लगते हैं तो वो आपका मीजो सिस्टम के अंदर आता है। उसके बाद एक्सो सिस्टम, एक्सो सिस्टम का मतलब होता है इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट, ठीक है। एक्सो सिस्टम इसके अंदर इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट मतलब जो आपके इन्वायरमेंट में नहीं है, मतलब आपके आसपास भी नहीं है ना आपके रिलेशन में है, जब वो आपको अफेक्ट करने लगते हैं तो उसको क्या कहोगे, उसको एक्सो सिस्टम के अंदर आएगा, ठीक है। वो आपका एक्सो सिस्टम में आएगा। अब देखो क्या बोल रहा है कि सेटिंग वेयर द चाइल्ड इज नॉट प्रेजेंट बट स्टिल इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है। कि मान लो बच्चा वहां पे प्रेजेंट भी नहीं है, ठीक है, और फिर भी बच्चे को अफेक्ट किया जा रहा है। मतलब एग्जांपल एक पेरेंट्स वर्क प्लेस कि भाई अब वो कैसे कर रहे हैं अफेक्ट, आप कहोगे इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट कैसे कर रहा है, मतलब जो फादर का ऑफिस है वहां पे तो बच्चे को तो कोई अफेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन अफेक्ट कैसे हो रहा है कि भाई आपके फादर वहां पे काम करते हैं, आपका बच्चा क्या कर रहा है, इसको ये करवाओ वो करवाओ, ठीक है। आपकी डिस्कशन हो रही है वहां पे, ठीक है, तो वो बच्चे को किस प्रकार से इफेक्ट करेंगे। अब ये तो बात है नहीं कि भाई आपके पेरेंट्स की डिस्कशन वहां पे हुई और वो आपको कुछ बोलेंगे नहीं, ठीक है। अब आप बातचीत कहाँ हुई इन सब चीजों की, पेरेंट्स के ऑफिस में, और वो घर पे आके आपको अफेक्ट कर रही हैं वो चीजें। इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट मतलब आपका उस इन्वायरमेंट से कुछ लेना देना भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको इफेक्ट कर रहा है, तो वो आपका एक्सो सिस्टम का पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम का मतलब होता है कि द ओवर एचिंग कल्चर एंड सोशल वैल्यूज एंड लॉ दैट अफेक्ट द चाइल्ड। अब हमारे समाज में जो कल्चर है, यदि आप अपने कल्चर के खिलाफ जा रहे हैं, वो बच्चे को अफेक्ट कर रहा है कि तेरे को शर्म नहीं आती, तू ये क्या कर रहा है, ये हमारे कल्चर के खिलाफ है। सोशल वैल्यूज, सामाजिक समाज की जो वैल्यूज है उनके खिलाफ बच्चा जा रहा है, वो उसको अफेक्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार जब कल्चर और वैल्यू जब बच्चे को अफेक्ट करती हैं तो माइक्रो सिस्टम का पार्ट हो जाएगा आपके पास। लास्ट में आपके पास फिफ्थ सिस्टम बनता है क्रोनो सिस्टम, ठीक है। क्रोनो सिस्टम का मतलब क्या हो गया, द एलिमेंट ऑफ टाइम इंक्लूडिंग द लाइफ ट्रांजिशन ऑफ मेजर लाइफ इवेंट्स और एक्सीडेंट्स। मतलब आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घटी है जो आपको आज तक परेशान कर रही है। मान लो आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, भाई माइंड पे चोट लग गई, आप सोचने समझने या मतलब थोड़ा मेंटली अपसेट हो गए उन चीजों से, आप सोच भाई आपकी बुद्धि काम नहीं करी उसके बाद। तो ये सारी चीजें जब बच्चे को अफेक्ट करती है, मतलब एक्सीडेंट्स या कोई इवेंट्स, ठीक है। इवेंट्स का मतलब क्या है कि कहीं आप गए वहां पे आपको बेइज्जत किया गया या आपके साथ जो बर्ताव हुआ वो चीजें आपको आगे अफेक्ट कर रही है, या आप किसी की शादी में गए वहां पे आपको कुछ ट्रीटमेंट मिला, ठीक है। तो वो चीजें जब आपको अफेक्ट करती हैं, या मेनली तो इसके अंदर एक्सीडेंट के केसेस आते हैं कि भाई जब आपका कोई मेजर एक्सीडेंट होता है जो उसके अंदर आपको कहीं चोटें लगती हैं और वो चोटें भविष्य में आपको परेशानी दे रही है। मान लो आपके पैर के लग गई, पैर फ्रैक्चर हो गया, रनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, आपके माइंड पे लग गई, आप जो आपकी पहले सोचे समझने की क्षमता थी वो नहीं रही। तो ये सब चीजें जब आपको अफेक्ट करती हैं तो वो आपके क्रोनो सिस्टम के अंदर आती है, ठीक है। तो ब्रोफ एंड ब्रिनर ने क्या दिया, इकोलॉजिकल और बायो इकोलॉजिकल मॉडल दिए, ठीक है। सबसे पहले ब्रोफ एंड ब्रिनर की थ्योरी है वो किसके ऊपर है, इकोलॉजिकल सिस्टम पे, या आप बोल सकते हो कि बायो इकोलॉजिकल मॉडल के ऊपर है।
ठीक है। इसने कितने सिस्टम दिए, 5 सिस्टम्स आर गिवन देयर, माइक्रो, मेजो, एक्सो। एक्सो का तो मतलब पता ही है कि बाहर जो इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट है वो आपको अफेक्ट करता है। मैक्रो हो गया आपके पास वैल्यू कल्चर से रिलेटेड, क्रोनोलॉजिकल मतलब एक्सीडेंटल केस एट द टाइम जो आपको अफेक्ट करता है वो आपका किसका पार्ट हो गया कि भाई आपको जो एक्सीडेंट्स हैं वो आपको अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक लास्ट बचा है जीन पियाजे कोग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब लास्ट तो क्या, आज ये लास्ट टॉपिक है आपका, उसके बाद हम बंद करेंगे, ठीक है। इसके जो स्टेजेज हैं पियाजे की वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम केवल इतना ही देखेंगे, जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो सबसे पहली बात, जीन पियाजे की थ्योरी है वो देखो, एक तो आपके पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, एक थ्योरी तो इसने ये दी, दूसरी थ्योरी दी है जीन पियाजे ने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी, ठीक है। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। मोरल डेवलपमेंट की भी थ्योरी दी है इन्होंने, ठीक है। एक तो आपके पास क्या हो गई भाई, याद कर लेना, जीन पियाजे ने दो थ्योरी दी, एक तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, एक मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी, ठीक है। अब मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी इन्होंने, वो हम पढ़ेंगे आगे। अब आपके पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, इसको हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है भाई, इन्होंने बोला द चाइल्ड एज ए लिटिल साइंटिस्ट, बच्चों को इसने कहा छोटे साइंटिस्ट की, छोटे वैज्ञानिक होते हैं बच्चे। क्योंकि ऐसा क्यों कहा, क्योंकि हर चीज को वो तोड़ फोड़ के खोल के देखने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे चलता है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। इसलिए जीन पियाजे ने छोटे बच्चे को क्या बोला, लिटिल साइंटिस्ट। अब ये लिटिल साइंटिस्ट वाला ठीक है, मैं ये क्या पूछ रहा हूँ कि हरलोग है, आपने पीछे कल पढ़ा था हरलोग के बारे में, कि हरलोग ने चाइल्ड पीरियड को क्या बोला, मेरे को ये बताओ तुम पहले तो, चाइल्ड पीरियड को क्या बोला, सोचो भाई। तो बेटा याद कर लेना, चाइल्ड पीरियड को उन्होंने बोला अपील पीरियड, ठीक है ना, याद कर लेना इस चीजों, ये चीजें पूछी जाती हैं फिर आप कहोगे हर लोग ने कहा था ये, ठीक है। लिटिल साइंटिस्ट किसने कहा है, जीन पियाजे ने कहा है, ठीक है। उसके बाद उसने जो जीन पियाजे उसने कुछ कोर टर्म्स दी हैं, स्कीमा, असिमुलेशन एंड अकोमोडेशन, ठीक है। इसका मतलब, स्कीमा का मतलब कुछ भी नहीं होता भाई, आप क्या, ये जो क्या है इसके अंदर आपने लिख रखा है वो एक बार देख लो, द बेसिक बिल्डिंग्स ब्लॉक ऑफ नॉलेज, ठीक है। मेंटल स्ट्रक्चर यूज और ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, ठीक है भाई। जो आपका बेसिक ब्लॉक है ऑफ नॉलेज, उसको ही स्कीमा बोला है। मतलब जो आपने नॉलेज, स्कीमा का मतलब मेनली ये होता है कि जो नॉलेज आपने एक्वायर की है, ठीक है, जो नॉलेज आपके पास पहले से है, ठीक है। मान लो आपको पता है कि हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ता है, तो ये आपकी स्कीमा है कि आपको ये पता है कि हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ता है, ठीक है। अब आपने असिमुलेशन किया, मान लो आपने सिमुलेशन किया इसके अंदर कि वो किस कारण ऊपर उड़ता है, किसी ने बताया कि उसके अंदर फ्यूल डलता है, फ्यूल के कारण वो ऊपर उड़ता है। अब आपका स्कीमा कितना था कि ऊपर उड़ता है, अब आपने उसके अंदर असिमुलेशन कर दिया कि वो इस कारण ऊपर उड़ता है, फ्यूल डालने के कारण ऊपर उड़ता है। अकोमोडेशन क्या हो जाएगा, आपने पिछले दोनों को ही कैंसिल करना पड़ा। अब आपको पता लग गया कि फ्यूल आपको पता ही नहीं है, मान लो आपने मान रखा था पेट्रोल डलता होगा उसमें भी, तो इसलिए ऊपर उठता है, ठीक है। अब मान लो आपने मान लिया कि भाई जब गाड़ियों में पेट्रोल डलता है, आपको यहाँ पे आपका स्कीमा क्या था, आपने ऊपर हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देखा, आपको इतना पता था वो ऊपर उड़ता है, ठीक है। अब उड़ता है इतना तो आपको भी पता था कि उसमें फ्यूल डलता है, लेकिन आपने, किसी ने आपको बोल दिया नहीं रे हेलीकॉप्टर में पेट्रोल डलता है, आपने अब इस चीज को ऐड कर दिया कि ऊपर उड़ता है, पेट्रोल से उड़ता है। लेकिन मैंने आके फिर आपको ये बोल दिया कि नहीं, उसके अंदर उसका फ्यूल है, वो केरोसिन है, मट्टी का तेल है, मट्टी के तेल से उड़ता है। तो आपका जो पीछे ये जो पेट्रोल वाला था, इसके अंदर आपने चेंजमेंट किया ना,
या आप आगे यही बोलोगे पेट्रोल और केरोसिन से उड़ता है। भाई ये चीज को तो आपको डिलीट करनी पड़ेगी, ठीक है, ये चीज को तो आपको डिलीट करनी पड़ेगी, उसके बाद ये ऐड करोगे कि नहीं उड़ता है लेकिन केरोसिन से उड़ता है, ठीक है। अब आप अब ये तो हो गई वैसी बात। अब असिमुलेशन का मतलब आपको पता लग गया, अकोमोडेशन का मतलब पता लग गया। हम एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। मान लो आपने कुत्ते को देखा, ठीक है, आपने देखा ही कुत्ते को, उसके चार पैर थे, आपने पूछा ये क्या है, आपको बताया गया कि ये चार पैरों का कुत्ता होता है। आपको केवल इतना पता है कि चार पैर का कुत्ता होता है। आपने भैंस को देखा, भैंस को देखा तो आपका पहले स्कीमा क्या था कि चार पैर का कुत्ता होता है, तो आपने भैंस को भी क्या बोल दिया, कुत्ता बोल दिया। अब किसी ने आपको बताया कि अरे पागल, चार भैंस की तो, चार पैरों की तो भैंस भी होती है, तो आपका आपने ये चीज क्या की, ऐड किया। आपको अब तक इतना ही पता था कि चार पैरों का जो भी जानवर होता है वो कुत्ता होता है, लेकिन बाद में किसी ने बताया कि नहीं, चार पैर का कुत्ता भी होता है और चार पैर की भैंस भी होती है। अब तुमने ऐड कर लिया कि नहीं, अब आपके पास नॉलेज क्या है, चार पैर का आपके पास क्या है, कुत्ता भी हो गया, डॉग भी हो गया एंड बफेलो भी हो गई। अब आपने देखा घोड़ा, ठीक है, अब आप उसको कुत्ता बोलोगे नहीं क्योंकि उसकी हाइट नहीं है उसके मान, आप उसको बोलोगे भैंस। फिर किसी ने बताया कि जिसकी हाइट छोटी है वो आपके पास चार पैरों का कुत्ता होता है, जिसका रंग काला, ठीक है, चार पैर, पूंछ और मान लो थन होते हैं, जिसके चार थन होते हैं उसको भैंस बोलते हैं, और ये आपके पास क्या है, घोड़ा। अब तुमने देखो जो पीछे की आपकी नॉलेज थी कि केवल आपको ये पता था चार पैर का भैंस और कुत्ता होता है, उसके अंदर अब आपने इन सब चीजों को ऐड किया, ये आपके पास अकोमोडेशन है, ठीक है। मतलब स्कीमा आपके पास कुछ कुछ भी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको आप स्कीमा बोलते हो, कि जो नॉलेज आपके पास है वो आपका स्कीमा हो गया। असिमुलेशन का मतलब होता है जब आप स्कीमा के अंदर कुछ चीज ऐड करते हो, ठीक है। अब इसी चीज को मैं मैथ के माध्यम से भी बता सकता हूँ कि भाई आपने पढ़ा कि स्कीमा आपके पास क्या है, मान लो आपको पता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है, ये आपका स्कीमा है, आपने यहाँ तक ही पढ़ रखा है, आपको पता है ये नेचुरल नंबर होते हैं, ये होल नंबर होते हैं। असिमुलेशन का मतलब क्या होता है कि मैं आपको इंटीजर पढ़ा दूं, ठीक है, मतलब आपको नेचुरल नंबर की नॉलेज है, होल नंबर की भी नॉलेज है, और मैं आपको इंटीजर पढ़ा दूं, तो मतलब इन दोनों के अंदर आपने इस चीज को क्या कर लिया, ऐड कर लिया। यू ऐड द प्रीवियस समथिंग, सम नॉलेज इन द प्रीवियस नॉलेज। आपने कुछ जो आपको प्रीवियस नॉलेज थी उसके अंदर कुछ और ऐड कर लिया, मतलब आपको नेचुरल नंबर के बारे में पता था, होल नंबर के बारे में पता था, लेकिन आपने इंटीजर को क्या कर लिया, ऐड कर लिया, तो ये आपके पास असिमुलेशन हो जाएगा। अकोमोडेशन क्या होता है कि मतलब जो आपको पता था नेचुरल नंबर और होल नंबर और इंटीजर के बारे में, ये आपको मान लो गलत पता था, ठीक है, तो अब आपको जो मैं सही बताऊंगा तो इस पीछे की जो आपकी नॉलेज है इसको आपको डिलीट करना पड़ेगा, और जो मैं सही बताऊंगा वो आपको यहाँ पे ऐड हो जाए। यही चीजें बताई गई हैं। अब आप देखो, एक मिनट, एक मिनट भाई, एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। अब देखो असिमुलेशन के इस अंदर इसने क्या बोला, यूजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमा टू डील विद ए न्यू ऑब्जेक्ट और ए सिचुएशन, या स्कीमा रिमेन सेम। इसने क्या बोला यहाँ पे देखो एक बार, आपके पास इसने बोला स्कीमा, आपके पास इसने क्या बोला,
स्कीमा रिमेन सेम, मतलब स्कीमा आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसके अंदर आपने कोई चेंजमेंट नहीं की। मतलब जो नॉलेज आपको नेचुरल नंबर या होल नंबर की थी, आपका स्कीमा वही है, ठीक है। बट आपने एक इंटीजर वाली स्कीमा, भाई इंटीजर की जो नॉलेज है वो आपने उसके अंदर ऐड कर ली, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, आपका असिमुलेशन, ठीक है। अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, मतलब जो आपको नॉलेज थी पीछे तीनों चीजों की, नेचुरल नंबर होल नंबर, आपको किसी ने गलत बता दी, अब आपको क्या करनी पड़ेगी, उस नॉलेज को तो डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है, उसको तो डिलीट करना पड़ेगा। उसके अंदर जब आप ऐड करोगे दोबारा से नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर को, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, अकोमोडेशन, मतलब आपने पीछे की जो आपको नॉलेज थी उसको डिलीट करके और नया क्रिएट किया। अब अकोमोडेशन के अंदर ये बात लिखी है, चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमा और क्रिएटिंग ए न्यू वंस व्हेन न्यू इंफॉर्मेशन डज नॉट फिट स्कीमा, जो आपके पिछले वाले स्कीमा के अंदर फिट नहीं बैठती, इसलिए आपको उस स्कीमा को चेंज करना पड़ेगा और नया स्कीमा ऐड करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, कल पढ़ेंगे जीन पियाजे की स्टेजेस, और आज केवल यहीं तक। धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।